हेलो थार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन। आज मैं आप सभी के सामने एक नया सब्जेक्ट लेके रूबरू होने वाला हूं और ये सब्जेक्ट है हमारा भूगोल। जैसे लिखा हुआ है, इस भूगोल को जो हमारा पढ़ने का तरीका है कुछ हटके होगा और इस भूगोल का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें विश्व के भूगोल, भारत का भूगोल, इसी के साथ साथ राजस्थान का भूगोल भी हम कवर करेंगे और सभी राज्यों का भूगोल भी आपस में कवर किया जाएगा, क्योंकि ये तरीका ही ऐसा ही है। पढ़ाने का जो तरीका जो हम लेके चल रहे हैं वो एक तरीका ही ऐसा है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसमें यदि राजस्थान का यदि प्रिपरेशन देखें तो राजस्थान अकेला कवर नहीं होगा, राजस्थान के साथ साथ बाकी दूसरे स्टेट भी होंगे, भारत भी कवर होंगे और विश्व के सारे देश कवर किए जाएंगे। जो हमारे राजस्थान या भारत के अंदर जिस प्रकार से कंपटीशनल तैयारी में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिलेबस निर्धारित किया जाता है, उस सिलेबस के मुताबिक हम पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा देखो विश्व का इतिहास को हम मोटा मोटा पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य जो स्थान है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे हम भारत के भूगोल को हम और डीप से पढ़ेंगे, पूरा डीप तक जाएंगे और उसके बाद स्टेट्स हैं उनका भी हम डीप से पढ़ेंगे। देखिए अभी जो सेशन इसके आगे जो उस भूगोल को जब मैं पूरा कवर करूंगा तो एक दूसरा वे में लेके जाऊंगा कि किस हिसाब से भूगोल इसमें यदि आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा कोई भी फैक्ट है वो आसानी से समझ में आ जाएगा और वो दिमाग के अंदर हूबहू छप जाएगा। और आने वाले जो जितने भी कंपटीशन हैं उनमें आपका वो पिक्चर जैसे क्वेश्चन आएगा, तो आजकल क्या कॉन्सेप्ट आधारित अच्छे खासे क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो उन पे आपका दिमाग में उस प्रकार की पिक्चर सेट हो जाएगी कि इस प्रकार की जो परिस्थिति है, इस प्रकार का जो क्षेत्र है, भौगोलिक खंड है, वो कहाँ पे है, वो इस चैप्टर के अंदर हम आगे चलेंगे तो बताएंगे। देखो कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे ज्योग्राफी को पढ़ेंगे हम। इसको देखो पहले भूगोल है, इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति से शुरू करेंगे कि इस धरती पे जिस पे हम खड़े हैं उस धरती की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे थी और इस उत्पत्ति के बाद इस पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी, कौन कौन सी ऐसे मतलब परिस्थितियां या अनुकूल वातावरण उत्पन्न हुआ था जिसके कारण इस पृथ्वी के ऊपर वनस्पति तथा जीव जंतुओं की उत्पत्ति हो गई थी। ऐसा कुछ अनुकूलित परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जीव, एक कोशी के जीव आया, उसके बाद बहुकोशी के जीव आया, जलीय जीव आया, स्थल का जीव आया। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके पीछे कुछ संकल्पनाएं हैं, 2-3 संकल्पनाएं हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। साथ साथ में उन वैज्ञानिक भूगोलवेताओं का नाम भी याद करेंगे और ये संकल्पना कौन से वर्ष में आई थी, कौन विद्वान उनको लेके आया था, उनका भी साथ साथ में हम अध्ययन करने वाले हैं। आगे देखो दिखा हुआ भूगर्भिक समय सारणी। ये क्या होती है? भूगर्भिक समय सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूगर्भिक समय सारणी को वैसे देखा जाए तो 2 भागों में विभाजित किया गया है जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे महाकल्प है, 2 महाकल्प हैं, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन। इस प्रकार देखोगे तो 2 महाकल्पों में है, उसके बाद कल्पों में है, फिर युग में है। इस प्रकार भूगर्भिक समय सारणी को हम अध्ययन करने वाले हैं। अब अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कौन से काल के अंदर हम कालों में विभाजित कर देंगे, एक एक काल को हम बताएंगे और फिर हम एक सारणी के अंदर कंपैरिजन करेंगे कि किस काल के अंदर जीवों की उत्पत्ति हुई थी और किस काल के अंदर पेड़ पौधे उत्पन्न हुए थे और इनके बाद इनमें वृद्धि क्यों हुई थी। ऐसा कौन सा वातावरण तैयार हुआ था जिनके कारण इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं की उत्पत्ति के साथ साथ वृद्धि हुई तथा उनमें समयांतरण यानी समय के अनुसार उनमें बदलाव भी आया था। बदलाव आते 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 वर्तमान का जो वातावरण है ऐसा तैयार हो गया था। जीव जंतु वर्तमान में जो जिस पोजीशन पे हैं, जिस आकृति में हैं, जिस प्रकार की आवाज निकालते हैं, जिस प्रकार का इनका खाना खाते हैं, ये सब के सब हमको इस ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंदर हम सब पढ़ेंगे ये खाद्य श्रृंखला कैसे डेवलप हुई थी, उसके बाद किस क्षेत्र के अंदर वनस्पति ज्यादा डेवलप हो गई थी, उसके पीछे रीजन क्या है। इस प्रकार से हम
भूगर्भीय समय सारणी के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे कि महासागर तथा महाद्वीपों का निर्माण, महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत। देखो, जैसे ही हम पृथ्वी की उत्पत्ति कर देंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति करने के बाद उसके ऊपर महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। तो महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति किस सिद्धांत के आधार पे हुई थी? जो भूगोलवेता हैं हमारे, जिन्होंने ये सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। किसी को ये सब काल्पनिक हैं, जो भी हम अध्ययन करेंगे, जो भूगोलवेता हैं, उनकी काल्पनिक जो एक प्रकार से उन्होंने कल्पना की है कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई होगी, तो उन कल्पनाओं का हम अध्ययन करेंगे, उन संकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे। उन जो भूगोलवेता हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या बोला था कि किस प्रकार से तो महासागर की उत्पत्ति हुई, महासागर के साथ साथ महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ था, उसके बाद जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी, कहाँ कहाँ जलीय जीव जंतु, जलीय जीव कैसे पैदा हुए थे, स्थल पे जीव कैसे आया था, इस प्रकार से इनका अध्ययन करेंगे। अभी आगे है पहाड़ और पर्वतों का निर्माण। देखो, पहाड़ और पर्वतों का हम डिफरेंस भी समझेंगे कि पहाड़ किसको बोलते हैं, पर्वत किसको बोलते हैं, उसके बाद इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। कुछ नवीन वलित पर्वत होते हैं, कुछ ओल्ड जो प्राचीन वलित पर्वत होते हैं, कुछ पर्वत होते हैं जो बहुत बड़े भूखंड होता है उसके मध्य में स्थित होते हैं, और कुछ पर्वत होते हैं जो किनारों पे पानी, जैसे एक महासागर और महाद्वीप के किनारों पे मिलेंगे, या फिर द्वीप और पानी के किनारों पे मिलेंगे, या फिर दो जो प्लेट हैं, बहुत बड़ी प्लेटें हैं, उन प्लेटों के किनारों पे मिलेंगे। इस प्रकार इनकी अवस्थिति के बारे में हम समझने वाले हैं कि कौन सा महाद्वीप, कौन सा पर्वत और पहाड़ कहाँ पे अवस्थित है, तो उसका वहां पे उत्पत्ति के कारण क्या है। अब जैसे हम एग्जाम्पल, एक छोटा सा प्रत्येक बिंदु के ऊपर मैं एग्जाम्पल को लेते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक प्रकार से ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये जो बताने वाला हूँ, एक प्रकार से हम जो भूगोल पढ़ रहे हैं उसका एक प्रस्तावना मान लीजिए। एक प्रस्तावना, मैंने एक छोटा सा रूप आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि मैं इस प्रकार से आपका संपूर्ण भूगोल का अध्ययन कराने वाला हूँ। ये इस प्रकार की जो भूगोल है, इसको किसी को भी पढ़ने में सहायता मिलेगी। चाहे छोटा बच्चा यदि पढ़ाई शुरू कर रहा है, जैसे 10वीं 11वीं 12वीं में है, और उसको भूगोल के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो भी इसको देख सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिरकार ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, ये किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो नया मतलब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। और इसके बाद जो अच्छे ज्योग्राफी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर बनाना चाहता है, और जिस प्रकार से आरएस और एक प्रकार से फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जितनी भी वैकेंसियां हैं जो राज्य सरकारों द्वारा निकाली जाती हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन और ये संपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। एक दिन में नहीं होगा, इनको काफी टाइम लगेगा इनको पूरा करने में। तो हमारा जो वीडियो है लगभग 45 या 50 मिनट के आसपास है, एक वीडियो बनेगा और डेली एक वीडियो अपलोड इसका किया जाएगा। साथ साथ में एक वीडियो इतिहास का चल रहा है, उनका अपलोड किया जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे कि मरुस्थल, ये मरुस्थल और मैदानों का निर्माण कैसे हुआ था। इन पहले तो इनको देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, मरुस्थल क्या है, मैदान क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर इनके पीछे किस कारण से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में भी हम आगे वाले चैप्टर यानी आगे वाले सेशन में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद पठारों की उत्पत्ति, पठार भी बने थे। कोई तो बोलता है मेसोपोटामिया का पठार है, कोई बोलता है दक्कन का पठार है, कोई बोलता है मंगोलिया का पठार है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो पठार विश्व के अंदर उत्पत्ति हुई थी, हम एक थ्योरी पढ़ लेंगे, एक उत्पत्ति का कारण पढ़ लेंगे, ये कैसे उत्पत्ति हुई पठारों की, एक कारण पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देना है कि ये इस तरह से इतने ये पठार है वो उनकी उत्पत्ति हुई थी। और आगे हमको ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में यदि पढ़ेंगे तो। आगे विभिन्न प्रकार की मिट्टी का निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है, हर एक आदमी, हर जो कैंडिडेट है वो रटने की कोशिश करता है कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी है, लेकिन रटने से काम बनता नहीं है। जब हम पढ़ लेंगे कि ये जो जितनी भी मिट्टी है, काली है, जलोढ़ है, लेटराइट है, लाल है, ब्लूई है और
काली कपासी मिट्टी है, ये जितनी भी मिट्टियां हैं, इन मिट्टियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो हम उनकी उत्पत्ति के पीछे जाएंगे, इनका कारण क्या रहा होगा। जब हम उनकी उत्पत्ति, उनकी जड़ों में चले जाएंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो फिर हम भारत के नक्शे को, जो पूरा जियोग्राफी पढ़ लेंगे, तो हम भारतीय नक्शे को जो सामने रख देंगे तो उसमें हम मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे ये मिट्टी होनी चाहिए, यहाँ पे ये मिट्टी होनी चाहिए। फिर लास्ट में यदि हम हमारे फैक्ट यदि चेक करेंगे तो वो ही मिट्टी आपको उधर मिलने वाली है। आप आसानी से भारत के नक्शे के अंदर मिट्टी मेंशन कर पाओगे यदि लास्ट तक के सारे वीडियो यदि देखोगे तो। उसके बाद वनस्पतियों का स्थान विशेष में उत्पत्ति। अब वनस्पति देखा जाए तो मरुस्थल के अंदर वनस्पति कम है और दक्षिण भारत के अंदर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण भारत में जो पश्चिम घाट है, वो वहां पे बहुत विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। उसका रीजन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखा जाए तो हिमालय पर्वत के ऊपर वनस्पति काफी पाई जाती है। तो दक्षिण अपना उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है उनमें वनस्पति काफी मात्रा में पाई जाती है। और जो अंडमान निकोबार हमारे द्वीप समूह है उनमें बहुत ज्यादा वनस्पति पाई जाती है। और फिर यदि विश्व के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो अमेजन वन, और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है अमेजन वन। वहां पे उसका कारण क्या है, वहां पे कैसे ये वनस्पति उत्पन्न हुई, कैसे डेवलप हो गई है, इसके बारे में भी हम आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। वो अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये इनके आखिर ये इनके पीछे रीजन क्या है वनस्पति उत्पन्न होने का। घाटियों तथा नदियों का निर्माण। भारत के अंदर यदि नदियां देखा जाए तो दो भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित नदियां हैं। कुछ नदियां हैं जो उत्तर भारत की हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। कुछ नदियां हैं जो पश्चिमी अरब सागर में गिरती हैं, कुछ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। कुछ दक्षिण भारत की नदियां हैं, कुछ उत्तर भारत की नदियां हैं। इस प्रकार से हमारी जो नदी हैं, हमारे जो इस प्यारे से भारत देश के जो भूखंड है, उसकी जो नदियां नदियों की उत्पत्ति हो गई, ये पानी कहाँ पे विसर्जित करती हैं, या तो करती हैं बंगाली खाड़ी में या करती हैं अरब सागर में, इन दो में ही करती है। तो इनके पीछे कारण क्या रहा होगा, ये उधरी क्यों जा रही है, इसका मतलब पश्चिमी घाट इतना ऊपर कैसे चला गया, पूर्वी घाट इतना नीचे क्यों चला गया, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जब स्थलाकृति हम भूआकृतियों को पढ़ लेंगे, ऊंचावचों को पढ़ लेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कौन सी नदी किस साइड में जाना चाहिए। भारत की अवस्थिति, भारत की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो ऊंचावच है, वो हम एक प्रकार से इन भूगोल के अंदर कंप्लीट करेंगे। और उसमें आपको बताया जाएगा कि भारत कौन सी हिस्से में ऊपर है, कौन से हिस्से में नीचे है, कौन से हिस्से में यहाँ पे मैदान है, कौन से में पठार है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पर्वत है और कहाँ पे मरुस्थल अवस्थित है। इसके बारे में अध्ययन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। उसके बाद भूकंप और ज्वालामुखी। ये भूकंप और ज्वालामुखी कब से प्रारंभ हुए थे आने के लिए, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, और पृथ्वी जो वर्तमान में भूकंप आ रहा है उसका केंद्र बिंदु कितना अधिकतम, क्या केंद्र एकदम केंद्र है, एकदम जैसे 6325 के लगभग जो किलोमीटर इस पृथ्वी की त्रिज्या है, क्या एकदम सेंटर से जो भूकंप केंद्र है या ज्वालामुखी केंद्र क्या एकदम सेंटर में है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे ज्वालामुखी के जो आती है या भूकंप आता है, तो भूकंप के केंद्र से उसको अधिकेंद्र किसको बोलते हैं, उससे निकलने वाली कितनी प्रकार की रेज होती हैं, इनके बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो भूकंप के बारे में हम यदि पृथ्वी की उत्पत्ति समझ जाएंगे और उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और आंतरिक संरचना के अंदर क्या क्या हलचलें होती हैं जिनके कारण ज्वालामुखी भी आती है, भूकंप भी आता है, और फिर भूकंप क्षेत्र कौन कौन सा इस पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर विश्व में कौन सा क्षेत्र भूकंप अधिक भूकंप आते हैं और किस क्षेत्र में ज्वालामुखी अधिक आते हैं, इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। आपको कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आप ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आएगा। और आप एक विश्व का भूगोल का यदि नक्शा मैं आपके सामने रख दूंगा तो आप भूकंप और ज्वालामुखी के अंदर मार्क कर पाओगे। उसको यदि संपूर्ण वीडियो को देख लोगे तो मार्क कर पाओगे। उसके बाद वर्तमान कुछ ज्वालामुखी, 3 प्रकार की ज्वालामुखी कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो ऐसी होती हैं जो कि हमेशा आती रहती हैं, और या हो सकती है कई दिनों के बाद आती हैं, और या होती है मृत ज्वालामुखी जो मर गई, कोई जमाने में आई थी और अभी वर्तमान में इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ज्वालामुखी नहीं आ रही है। ठीक इस प्रकार से हम आगे ज्वालामुखी और भूकंप का भी अध्ययन करेंगे। अब आगे पवन और जलधाराएं। देखो, पवन पृथ्वी के ऊपर स्थल पर भी पवनें चलती हैं और सागरों में भी पवनें चलती हैं। स्थल से सागर की ओर, सागर से स्थल की ओर, या फिर पर्वतों से पठारों की ओर, पर्वतों से मैदानों की ओर, मैदानों से पर्वतों की ओर। इस प्रकार से पवनें चलने का कारण क्या है
वो भी हम पढ़ेंगे। और कौन सी क्षेत्र में ज्यादा पवनें चलती हैं, कौन से क्षेत्र में कम पवनें चलती हैं, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, और कौन से क्षेत्र में चक्रवात की क्या डायरेक्शन या दिशा होती है, किस पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर किस प्रकार के चक्रवात आते हैं और नीचे किस प्रकार के चक्रवात आते हैं, और ये पवनें जो चलती हैं कौन कौन सी व्यापारिक पवनें होती हैं, कौन कौन सी पश्चिमी पवनें होती हैं। इस प्रकार से हम पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। और जल धाराएं भी हम पढ़ेंगे, ठंडी जल धारा, गर्म जल धारा, इनकी उत्पत्ति बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, क्यों कैसे उत्पत्ति होती है। देखो कहाँ पे ठंडा ठंडा बर्फ, कहाँ पे आइस, कहाँ पे जमा हुआ है पृथ्वी में, उधर से जब भूमध्य रेखा की ओर आएंगी तो ऑब्वियसली वो तो ठंडी होंगी, और भूमध्य रेखा से जब ऊपर की ओर जाएंगी तो वो गर्म होकर जाएंगी, तो गर्म धाराएं, इनका हम विभिन्नता या इनका जो डिफरेंस है वो हम समझ पाएंगे, और प्रत्येक जल धारा का हम मार्क कर पाएंगे विश्व के मानचित्र पर। विश्व के जो नक्शा आता है, इस नक्शे के ऊपर आप प्रत्येक जल धारा की ठंडी और गर्म जल धाराओं को आप मार्क कर पाओगे, आसानी से मार्क कर दोगे और उनके बता दोगे कि ये ठंडी जल धारा है, ये गर्म जल धारा है। इस प्रकार हम आगे ये भी अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद मानसून की उत्पत्ति। मानसून का जो मानसून है, मानसूनी जलवायु है, वो सिर्फ भारत में पाई जाती है। और भारत के अंदर इस प्रकार की जलवायु पाने के पीछे रीजन क्या है, क्यों भारत के अंदर इस प्रकार की ये जो मानसून आता है, और क्यों वो 6 महीने के बाद आता है और 6 महीने चलता है, 6 महीने एकदम शांत रहता है, और इस मानसून से भारत को क्या फायदा है। और ये मानसून क्या हर साल एक जैसा आता है? नहीं, हर साल इस मानसून में विभिन्नता पाई जाती है। तो विभिन्नता पाई जाती है, उसके पीछे क्या कारण है वो हम सभी पढ़ने वाले हैं। देखो मानसून के पीछे बहुत कारण है। मानसून को आगे बढ़ाने में बहुत तत्वों का योगदान है, बहुत विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का योगदान है। उनका हम अल नीलो, ला नीलो सब पढ़ेंगे। अपना जो तिब्बत का पठार का उच्च वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र, ये सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा कि मानसून की उत्पत्ति भारत में कैसी हुई। और भारत के अंदर फिर वर्षा का वितरण है वो विभिन्न प्रकार का पाया जाता है, कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, उसके पीछे क्या कारण है तो वो भी हम इस आगे वाले वीडियो जो जितने भी हम बनाएंगे उन सभी में आपको अध्ययन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो तैयारी करने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज ऐसे कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे और उनको लिखना होता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उस प्रकार के क्वेश्चन आप लिखने में आसान नहीं होगा और उसमें दिक्कत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आपको। इसलिए ये सेशन, ये वीडियो, इस प्रकार के जो भूगोल का वीडियो बनने वाला है, उन वीडियो को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 1.5 गुना करके आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद खनिज तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी पीसीएस या फिर विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां निकलती हैं, सब में ये खनिज और सेल के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी खनिज कहाँ पे पाई जाती है। देखो आप यदि इसकी उत्पत्ति पढ़ोगे तो आप बता दोगे, ऑटो में बता दोगे कि यहाँ पे यदि हम खनिज यहाँ पे खुदाई करना शुरू करेंगे तो यहाँ किस प्रकार की खनिज निकलेगी। आप ऊपर से ही बता दोगे। वर्तमान में तो सब जगह खुदाई चल रही है, सब जगह पता है, भूगर्भिक के संरचना की सब जगह मतलब चेकिंग हो चुकी है कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की शेल पाई जाती है, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, किस प्रकार का संरचना पाई जाती है। सारे तो अध्ययन हमारे भूगोलविदों ने कर लिया है। लेकिन जब आप बताओगे कि इस भारत के नक्शे के ऊपर आप मार्क करोगे कि यहाँ पे इस प्रकार की चट्टानें मिलेगी, यहाँ पे इस प्रकार की चट्टानें मिलेगी, कहाँ पे आग्नेय प्रकार की चट्टानें मिलेगी, कहाँ पे अवसादी मिलेगी, कहाँ पे कायांतरित चट्टानें मिलेगी, इन तीनों में अंतर क्या है, आपस में इनका क्या कोरिलेशन है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक से दूसरी बनती है, दूसरे से तीसरी बनती है, तीसरी से फर्स्ट बन जाती है। इस प्रकार किस प्रकार बन जाती है और उसके अंदर जीवाश्मों की उत्पत्ति है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं जाते, किस में जीवाश्म पाए जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि जीवाश्म इसके अंदर है तो क्यों है, और किसी में जीवाश्म नहीं है, आग्नेय चट्टान में कभी जीवाश्म नहीं पाया जाता तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो भी हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम आगे की जो क्लासें हमारी जो पृथ्वी का भूगोल है यानी भूगोल है, उस भूगोल का अध्ययन संपन्न करने वाले हैं। ये मैं आपको एक मोटा मोटा प्रस्तावना के रूप में बताया कि
आगे वाले जो जितने भी वीडियो बनेंगे उनकी हेडिंग अलग रहेगी, ऐसी हेडिंग नहीं रहने वाली। इनकी हेडिंग पृथ्वी की उत्पत्ति हो सकता है एक हेडिंग रहेगी, उसके बाद भूगर्भिक समय सारणी रहेगी, और भूगर्भिक समय सारणी को बहुत विस्तार से बताने वाला हूं कि किस किस में अभी तक जिन्होंने भी याद किया है तो रटा है तो उसको छोड़ दीजिए। आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद करना है कि कौन से काल के अंदर किस जीव की उत्पत्ति हुई थी, ये सब भूगर्भिक समय सारणी में। इन सभी की लगभग इनकी टॉपिक यही रहने वाले हैं, पठारों की उत्पत्ति, लेकिन बीच बीच में चलेंगे जब पृथ्वी की उत्पत्ति होगी, जब हम पृथ्वी को, हम भारतीय प्रायद्वीप को जब उधर से खींच के लेके आएंगे जहां पे ये सारे इकट्ठे बैठे थे, वहां से जब हम खींच के लेके आगे यूरेशियन प्लेट के नीचे सेट करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को बोलेंगे कि तुम उधर चले जाओ, और बाकी ईस्ट इंडीज इंडोनेशिया वाले जितने भी द्वीप है उनको बोलेंगे आप लोग इधर चले जाओ, और फिर हम बोलेंगे जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड भी आएगा, गोंडवाना लैंड है उनको बोलेंगे कि तुम इसके नीचे अभिसारित होते रहो, तो ताकि भविष्य में हमारा जो हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा होता रहे, इसकी आकृति कम नहीं हो। लेकिन बीच बीच में हमको सबसे बड़ा दुख का भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। उसके पीछे प्राकृतिक कारण भी है, साथ साथ में कृत्रिम कारण भी है, उनका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि करेंगे तो कौन से क्षेत्र में कौन से धातु पाई जाती है, उसके पीछे कारण क्या है, और वर्तमान में तो सीकर के खंडेला में यूरेनियम पाया गया है, उसके पीछे क्या कारण है, वो भी हम अध्ययन करने वाले हैं। इसी के साथ हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा डीप में अध्ययन करेंगे। सही बता देता हूं मैं आपको कि हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अच्छा अध्ययन करेंगे, और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ज्यादा अध्ययन करने वाले हैं। उसके अंदर ज्योग्राफी से संबंधित कुछ हम छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी मैं वीडियो डे बाय डे बनाऊंगा, उन वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, आराम से ध्यान लगा के सुनिए, तो आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट या क्लियर हो जाएगी। ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ज्योग्राफी की आसानी से समझ में आएगी। ज्योग्राफी आपके सामने कुछ भी नहीं लगेगा, ज्योग्राफी प्रत्येक फैक्ट आप रटने की बजाय आप अच्छे से याद कर पाओगे, क्योंकि ज्योग्राफी के जितने भी फैक्ट हैं उनको एक माला के अंदर पिरोगे, आपको पकड़ा दूंगा। एक एक मणिये को आप यदि काउंट करोगे तो आगे वाला मणिया आंख बंद कर लोगे तो भी आपको पकड़ पाओगे, अंगुली के नीचे आ जाएगा। जिस प्रकार माला के अंदर मणि होते हैं, उसी प्रकार में भारत की ज्योग्राफी की जितनी भी ऊंचावत है सबको एक साथ पिरो करके मैं आपको देने वाला हूं, और उनसे फिर आप आंख बंद करके भी आप पता कर पाओगे कि कौन सा मनिया है, कौन सा क्षेत्र है। ये आंख हाथ से भी यदि जैसे माला चलती है उस हिसाब से माला चलेगी तो आप बता पाओगे कि कौन सा क्षेत्र हमारे अंगूठे यानी अंगुली के बीच में आ गया है, उसको आप भी अच्छे से बता पाओगे। उसके बाद जीव जंतु भी बता पाओगे, वर्तमान में जीव जंतु की जो महत्ता है वो भी बता पाओ, पेड़ पौधों की महत्ता वो भी बता, उसमें पर्यावरण को पूरे को हम इंक्लूड करने वाले हैं, सबको शामिल करने वाले हैं। इसलिए इन वीडियो में आप बने रहिए, तथा साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट तथा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने में बहुत मदद करूंगा। साथ साथ आप भी मदद कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। आज हम यहीं पे हमारी ये जो ज्योग्राफी की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को हम यहीं पर रखेंगे। देखो मैं लिख देता हूँ भूगोल की प्रस्तावना, ये प्रस्तावना है, हम जो भूगोल पढ़ेंगे उसकी प्रस्तावना है ये। इस तरह से हमारा जो जितना भी ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे उस ज्योग्राफी के अंदर ये सब कुछ समाने वाला है, और इसको हम एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे, उसको खोल के अलग अलग रख देंगे। जिस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यदि आप पढ़ लोगे तो प्रस्तावना से आपको पूरा भारत का संविधान समझ में आएगा, आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि इस संविधान के अंदर और क्या क्या हम पढ़ेंगे तो क्या क्या मिलने वाला है, वो सारा का सारा प्रस्तावना मिलता है। उसी प्रकार हमारी भूगोल की जो प्रस्तावना है उसके अंदर ये सब कुछ मिलने वाले हैं, एक्सेट्रा ईटीसी भी मिलने वाला है। इससे भी ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो कुछ हमारे पॉइंट हमारे से जो बिंदु छूट रहे हैं वो इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं, इसमें छोड़ने वाले हैं नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब के सब कवर करेंगे। और ज्योग्राफी को ऐसे एक लाइन खड़ा कर देंगे, कभी भी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, आपके दिमाग के अंदर पिक्चर सेट कर देंगे। आप पढ़ते जाइए, इंजॉय कीजिए, एक समय आएगा हम क्वेश्चन भी देंगे, क्वेश्चनों के साथ हम आपसे आंसर भी लिखाएंगे। उत्तरांग क्वेश्चन होंगे, उनका आप यदि ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो उत्तरांग क्वेश्चनों के आप जवाब दे पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आरएएस में आने वाले सभी क्वेश्चनों का जवाब भी आप
लिख पाओगे। इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं आपको अच्छा सा सहयोग दे सकूं। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करें, विराम देने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।